बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी क्रिकेट की दुनिया के हवाले से, क्योंकि वर्ल्ड कप की आमद है और ऐसे में बांग्लादेश और भारत के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। भारत की जानिब से मेज़बानी की जा रही है जी आने वाले वर्ल्ड कप 2026 की, और बांग्लादेश की जानिब से कहा जा रहा है क्योंकि पिछले चंद माह पहले जो कुछ हुआ बांग्लादेश में, जिस तरह से सियासी मुदाखलत हुई, जिस तरह से वहाँ की हुकूमत गई, भारत में क्या किरदार रहा, ये सारी सूरत हाल जो है अब खेलों पर असरअंदाज हो रही है। भारत की जानिब से तो अभी तक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह भारत माजी में हमने देखा कि कभी पाकिस्तान के साथ उनकी जो है वो कहीं ना कहीं चपखलिश रहती है कि हमने न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है, हमने इनके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना है, बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन अब बांग्लादेश की और भारत की बन गई है। बांग्लादेश की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो भारत हरगिज़ नहीं जाएंगे, और आईसीसी की जानिब से ये कहा गया है कि 21 जनवरी को फाइनल फैसला सुनाना होगा, और अगर ये फैसला 21 जनवरी तक नहीं होता तो फिर क्या होगा। ये इस वक्त क्या सिचुएशन पैदा हो गई है। यानी हम लोग हमेशा बात करते हैं कि खेलों को सियासत से अलग रहना चाहिए, लेकिन ये तो मज़ीद गुलते मिलते जा रहे हैं, ये तो मज़ीद खिचड़ी पकती जा रही है। बात करेंगे इमरान सुहेल हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। इमरान, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान, क्या होने जा रहा है? हम हमेशा बात करते हैं कि सियासत को खेल से दूर रहना चाहिए, खेल एक बिल्कुल एक अलग जो है वो उसमें, ये सियासत घुसती जा रही है खेलों में। देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। दूसरी बात ये है कि ये T20 वर्ल्ड कप जब से शेड्यूल अनाउंस हुआ है तब से आपने देखा है कि बांग्लादेश का जो स्टांस है, क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज बिल्कुल हुआ उसके चेंज होने के बाद ये फैसला किया बांग्लादेश हुकूमत ने कि वो थोड़े ताल्लुकात जो है वो अपने हद तक रख रहे हैं, इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं इंडिया के साथ। लेकिन जो असल मसला खड़ा हुआ था वो मुस्तफिजुर रहमान की वजह से हुआ था कि उन्हें आईपीएल से जैसे ही निकाला। पहली बात तो ये कि अगर उन्हें आईपीएल में पिक नहीं करना था, निकालना था, तो उन्हें ऑक्शन में नहीं डालना चाहिए था। चलें, वो सारा मसला हुआ तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हुकाम को ये लगा कि ये उनकी तजलील है। उस बात पे वो किसी हद तक ठीक भी हैं, बल्कि किसी हद तक नहीं, यकीनन वो ठीक कह रहे हैं कि यार आपने हमारे एक प्लेयर को निकाल दिया है। और ये हमें लगता है कि, लेकिन जो जवाब बनाया भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, जो आईपीएल इंतजामिया थी उन्होंने, कि यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी खदशात हैं कि हो सकता है कि इनको कोई बॉटल ना मार दे, कुछ इस तरह के बातें ना कह दे, तो हमें आपने इनको यहाँ से अब वो जो पूरी टीम आएगी तो उसको भी तो सिक्योरिटी खदशात होंगे। यही रीजन फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बनाया कि आप हमारे एक प्लेयर को इस रीजन से निकाल रहे हैं कि हम उसकी सिक्योरिटी को जो है वो नहीं रख पा रहे। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता है कि ठीक है, हम भारत में नहीं खेलेंगे क्योंकि आपने हमारे एक प्लेयर को निकाला, तो फिर हमारी पूरी टीम जाएगी तो कैसे संभाला जाएगा। तो उसके ऊपर उन्होंने ये स्टांस लिया। ये लड़ाई अब बनती है इंडिया और बांग्लादेश की। ठीक है, अब अभी जो आईसीसी था उनका एक वफद गया था बांग्लादेश, जो कल परसों की बात है, तो उन्होंने वहां जाके मुज़ाकरात भी किए, लेकिन बांग्लादेश ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि नहीं, हम इंडिया नहीं जा रहे। लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू की वो अच्छे माहौल में हुई। जो उनका प्रेस रिलीज जारी हुआ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने कहा जी खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। ठीक है। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है वो आईसीसी की जानिब से यही हुई है कि अगर आप कोई फैसला नहीं करते हैं कि आप नहीं आते हैं भारत खेलने के लिए, या आप बायकॉट करते हैं वर्ल्ड कप का, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? वैसे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन देखें, ये चीजें इस तरफ से ना बांग्लादेश का एक पॉइंट लूज होता है। ठीक है, आप या तो पहले मुज़ाकरात करते आईसीसी के साथ, उन्हें कन्वे करते कि यार हमारे ये मसले मसाइल हैं, हमें ये चीजें हम हमारे पॉइंट से ही सुन लें। यानी इमरान, मैं आपकी बात से ये गेट कर रही हूँ कि शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं गया। नहीं गया। जो रास्ता अपनाना चाहिए था वो रास्ता नहीं लिया। यही डिबेट बनती है कि आप पहले आईसीसी को एक लेटर लिखते कि हमारे ये मामलात हैं, हम नहीं खेलना चाहते। आपने अपने मुल्क में बैठ के खुद से डिसीजन दे दिया कि हम इंडिया नहीं जा रहे। भाई इंडिया इसलिए नहीं जा रहे, आप बातों में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पे चल रहा है, लेकिन जहां लेटर लिखना चाहिए, दरख्वास्त, वहां आप कुछ नहीं कर रहे। ये होस्ट इंडिया जरूर कर रहा है, ठीक है, श्रीलंका और इंडिया दो होस्ट हैं, लेकिन ये इवेंट तो आईसीसी का है ना। आप डायरेक्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बात नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट बात उनसे करने को मजाज ही नहीं है। आप बात करें आईसीसी से, आपने एक डिसीजन दे दिया हम नहीं जाएंगे, हमने बायकॉट कर दिया, आप प्लानिंग बॉडी से बात करें, हम जो है जी वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे, हमने आईसीसी को लिख दिया। आईसीसी कहता है यार तुमने मुझे पूछा था बायकॉट करने से पहले, अब तुम बायकॉट करके अपनी फ्लाइट मिस करके तो मुझे कह रहे हो कि नहीं यार मैं ये करूंगा। सो यहाँ से असल मसला खड़ा हुआ।
जो अभी की डेवलपमेंट है वो ये है कि 21 जनवरी तक आईसीसी ने कहा है कि अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया हमें, या हमारे साथ मजीद अगर हमने कहा सिक्योरिटी टीम भेजे, आप नहीं भेजा, हमने कहा नहीं हम खेलना ही नहीं चाहते इंडिया में, तो सॉरी करेंगे और हम स्कॉटलैंड की टीम को इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है, और आपके पॉइंट कैंसिल करेंगे और उसके बाद दूसरी कार्रवाई बाद में होगी। हाँ। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक था। हाँ। लेकिन आज कुछ खबरें चली हैं आपको। हाँ, आज क्या खबरें चली हैं? वो बड़ा गर्मा गर्मी रही है आज भी। अच्छा, जो है वो आज भी एक दो चैनल ने इसको बड़ा हाईलाइट किया इस पॉइंट को कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है, जराए से वो खबर चला रहे थे कि चेयरमैन ने कहा है कि तमाम की तैयारियां जो हैं वर्ल्ड कप की पाकिस्तान टीम की वो रोक दी जाएं, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी के साथ वो अच्छे नहीं चल रहे। अगर किसी तरीके से आईसीसी ने बांग्लादेश को निकाल दिया तो हम फिर वर्ल्ड कप खेलने के बारे में सोचेंगे। ओह, मतलब हमारी तरफ से, मतलब जराए की जानिब से कहीं से खबरें ये चल रही हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देगा अगर उनको कोई भी। हाँ, अच्छा, ये यहाँ इस हद तक तो ठीक है कि आप उनके साथ सिंपैथी कर सकते हैं, हमदर्दी कर सकते हैं, बट आप इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? या तो आप एक साइकोलॉजिकली प्रेशर डेवलप कर रहे हैं इंडियन। हाँ, मेरा यही सवाल आने वाला था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक टैक्ट हो प्रेशर डेवलप करने का या मैसेज पहुंचाने का। डेवलप कर रहे हैं। अगर आप प्रेशर डेवलप करने के बारे में किसी ने आपको मशवरा दिया तो बहुत गलत मशवरा दिया है। अच्छा, देखिए, आपका एक मामला बड़े अरसे से चला कि हमने इंडिया में जाके नहीं खेलना। हाँ। इंडिया हमारे तरफ आके नहीं खेल रहा। आपकी वो लड़ाई आप जीत गए, न्यूट्रल वेन्यू पे डिसाइड हो गया कि चाहे वो अंडर 19 है, वुमेन्स है, नेशनल टीम है, हम उनके घर नहीं जाएंगे और ना वो हमारे घर, सारे न्यूट्रल जगह पर मैचेस होंगे। ठीक ठीक। अच्छा, जब ये मामला तय हो चुका है, अगर आप किसी की लड़ाई में खुद कूद रहे हैं कि नहीं यार अच्छा बांग्लादेश को निकाल दिया, तो फिर आपको अकेले को नहीं कूदना चाहिए, फिर आपको 3-4 और लोगों को लेके जाना चाहिए ताकि ये लगे। और कौन हो सकते हैं हमारे साथ? कौन देगा? यूएई देगा और कौन कौन देगा? यूएई, श्रीलंका चलें आप, अगर आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं बाहर किसी कंट्री के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, उनको भी बना लें, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कोई भी आपकी लड़ाई में आपके साथ नहीं आएगा। इवन कल को बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है तो बांग्लादेश भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा एक वक्त में, ठीक है। ये प्रोफेशनलिज्म है ना। अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है कि वो किस तरह से हमें आंखें दिखा रहे हैं, जो कि तो आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। आपके ठीक है, गलत किया आईसीसी ने भारत के बांग्लादेश के साथ, बट हम खेलने जाएंगे। आप कह रहे हैं कि तैयारियां रोक दें, ये उन्होंने नहीं कहा, मैं खबर के को लेके कह रहा हूँ। बताएं कौन सी तैयारियां रोक दें? क्या आपकी बारात आने वाली है क्या? क्या आपकी टीम अनाउंस हुई है वर्ल्ड कप के लिए? नो। क्या आपने कोई कैंप लगाया है? नो। क्या आपके वो सारे प्लेयर पाकिस्तान में जमा है? नो। जब सारे जवाब नो में है तो केड़ी तैयारी भाई? कौन सी तैयारी? क्या खबर चला रहे हैं आप? किसको बता रहे हैं? देखिए ये लेकिन खबर भी तो जराए से चल रही है ना। अब ये सहाफती मिस्टेक भी हो सकती है, जिसने टीवी चैनल ने चलाई या जहां से चली, जिसने टिकर्स बनाए, वो किस तरह से चली। देखिए कुछ चीजें, कुछ खबरें प्लांट की जाती हैं, हाँ, टेस्ट लगाया जाता है ना, तो बिहेवियर टेस्टिंग होती है। देखिए अगर किसी बड़े इदारे ने खबर चलाई है तो उसको कहीं से सोर्स तो आया होगा ना। तो अगर ये खबर चलवाई जा रही है तो अगर कोई मशवरा दे रहा है तो बहुत गलत मशवरा दे रहा है। आज फर्ज करें, मिसाल दे रहा हूं, अगर पाकिस्तान भी बांग्लादेश के पीछे लग के बाइकआउट कर देता है, कहता हम नहीं जाते, आपका ये स्टैंस इंटरनेशनली क्या जाएगा कि यार उनका तो एक मसला चल रहा था, हाँ। आपका तो कोई मसला ही नहीं था, आपने एक वर्ल्ड इवेंट को डिस्टर्ब किया, चले कल को पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप की नुमाइंदगी नहीं करेगा। यानी इस तरह तो फिर मतलब ये एक तरह का रिवाज, एक रीत सेट हो जाएगी कि जिसके साथ बनती है अगर उसके साथ हैंकी पैंकी छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएंगे। अच्छा यार तेरे से लड़ाई हुई है, चला मैं भी तेरे से चलता हूं। बात यह है कि अगर कल आप पाकिस्तान या बांग्लादेश को बड़ा इवेंट होस्ट करता है और उसके अंदर वर्ल्ड टीम में आती है, तो अगर भारत 3-4 टीमों को साथ मिला लेता है, क्योंकि आप मानते हैं कि आईसीसी को भारत चलाता है, उसके पास पैसा ज्यादा, 90% रेवेन्यू भारत जनरेट करता है, तो अगर वो 2-3 टीमों को और मिला के आपका इवेंट खराब कर दे तो आप क्या करेंगे? अभी बड़ी समझदारी के साथ, बड़े तरीके के साथ चलना पड़ेगा। इमरान मुझे ये बताइए कि ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी कोई नई क्रिकेट टीम नहीं है, हाँ। ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कोई नया बोर्ड है, बड़ा अरसा हो गया इनको खेलते हुए, क्रिकेट तो हमने सिखाई इनको। हाँ, लेकिन अब उनका जो है वो मतलब उनकी क्रिकेट भी बहुत अच्छी होगी, बड़े पॉलिश प्लेयर हो गए उनके, अब काफी कुछ वो सीख गए हैं। उनको नहीं पता था कि प्लेटफॉर्म कौन सा इस्तेमाल करना है। ये गलती हुई तो हुई क्यों, या फिर ये जज्बाती देखिए नए, यानी किसी बड़े को, किसी प्लेयर को किसी ने समझाया, किसी ने बताया ही नहीं कि थ्रू प्रॉपर चैनल चलें, आप आईसीसी को दरख्वास्त देंगे हमें सिक्योरिटी रिस्क है, हम नहीं जाना चाहते। यही तो हुआ ना। देखिए अकल नहीं काम कर रही इस वक्त।
तमीम इकबाल वाला इशू हुआ। तमीम इकबाल को उनके ही जो नजरुल इस्लाम साहब हैं उन्होंने कहा कि ये देशद्रोही हैं, ये भारत की गोद में जाके बैठ गए हैं, और उसके बाद आपकी पूरी टीम ने बायकॉट कर दिया। उन्होंने कहा आपके 2 BPL के मैच नहीं हुए, फिर आपको उन्होंने माफी भी मांगी, माफी से भी काम नहीं चला, फिर आपने उस डायरेक्टर को सीट से उतारा, फिर जाके आपकी टीम जिद्दबाजी वो मैं आपको ये भी बता दूं, मुस्तफिजुर रहमान वाले मामले के बाद जो तमीम इकबाल वाला मामला था, जिस डायरेक्टर ने तमीम इकबाल को गद्दार कहा था वही तमीम इकबाल उसके मुकाबले में उन्हीं की सीट पर कैंडिडेट थे। ठीक, उन दो, अगर वो नजरुल इस्लाम डायरेक्टर थे ना तो उस सीट पर तमीम इकबाल ने भी कागज जमा कराए हुए थे। तो ये मामला पुराना था, उसको कहीं और ले गए सब, खैर वो मामला भी खत्म हो गया। मतलब जो बांग्लादेश में सियासी सूरत हाल चल रही है, जो हसीना वाजिद फिर निकली, फिर वो भारत गई, भारत चले, मतलब इसका अभी नाबालिगी है। हाँ, अभी बच्चे हैं, अभी समझ नहीं रही चीज। यानी वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स बोर्ड में, दीगर इदारों में भी साफ झलक रहा है। टाइम लगेगा उनको सीखने में। देखिए आप स्टांस ठीक ले रहे हैं अपनी नेशनल के लिए, जो नेशनल आपकी चीजें हैं, लेकिन क्या आपको किस तरह से, सियासत में भी तो कहते हैं ना अक्ल की जरूरत है। आप इतनी लड़ाइयां ले लेंगे आपसे संभाली ना जाए। सो मुझे लगता है ये वाला मामला जो है वो बड़ी समझदारी के साथ बड़ों को समझा के, और मैंने अपना एक व्यू दिया हुआ है कि बांग्लादेश इसी तनख्वाह पे काम करेगा और बांग्लादेश भारत खेलने जाएगा। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है कि आपको बहुत जल्द बहुत कोशिश कर रहे हैं ना किसी तरीके से इवेंट के अंदर अपनी मनवाई जाए, बट ये तरीका गलत था जो हमने स्टार्ट में बात की ना कि ये वे नहीं था। आपने कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से नहीं, प्रोमिनेंट होना है तो थ्रू प्रॉपर चैनल हो जाए ना। प्रोमिनेंट आपने हो जाना है। अगर बांग्लादेश इतनी लड़ाई के बाद खेलने इंडिया चला जाता है तो कहाँ से रह जाती है? या तो 2 हल हैं, इवेंट से बाहर या बांग्लादेश इवेंट खेलने चाहे, यही इसका हल है, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए इमरान, अगर ऐसा होता है कि 21 जनवरी तक कोई फाइनल डिसीजन बांग्लादेश की जानिब से नहीं आता, कोई ऐसा फैसला हो जाता है कि बांग्लादेश बाहर हो जाता है वर्ल्ड कप से, आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, उसके बाद क्या होगा? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर वो बाहर हो जाता है तो उसकी जगह पे दूसरी टीम आती है, तो फिर उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन, क्या एक पूरा प्रोसीजर, ऑफिशियल प्रोसीजर, एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए। प्रोपेगेंडा नहीं, प्रॉपर ऑफिशियल जो है वो एक वर्क शुरू हो जाएगा, कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि आपने क्यों बायकॉट किया। फिर उसमें ये देखें ना, वो परमानेंट मेंबर आईसीसी का, तो फिर एक न्यूट्रल कमेटी बनेगी जिसमें ना तो पाकिस्तान होगा ना बांग्लादेश होगा, उसमें इंटरनेशनल टीमों के लोगों को रखा जाएगा। कहेगा जी अब आप फैसला करें कि इनके साथ क्या होना है। अगर वो डिसीजन के खिलाफ आता है तो बांग्लादेश को 2, 3, 4, 5 साल का बैन भी लग सकता है उनकी क्रिकेट के ऊपर कि वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाएगा। यस, मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश ये सब कुछ सोच रहा है, बैन लगेगा तो फिर कहाँ स्टैंड करते हैं? तो क्या वो कहते हैं कि जी जो हमारी डिग्निटी से ऊपर नहीं है क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो भाई अगर आप अच्छा, ये जो शरारतें हैं ना, ये हम वन साइडेड नहीं कह सकते। अगर बांग्लादेश जो है वो इस वक्त हैंकी फैंकी कर रहा है या उनको समझ नहीं आ रहा है या अदम इस्तेहकाम है, अब ये अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ तो भारत ने भी शरारत की ना, भारत ने भी शेक हैंड नहीं किया, जो हमारे साथ हरकत हुई थी वो, मतलब अब भारत ने क्या हर उसके साथ जाकर यही हरकत करनी है? देखें आपने उनके मुल्क को तोड़ा, वहां पर अनस्टेबल सिचुएशन पैदा की, वो आपके खिलाफ गुस्से में है, उनकी वजीर आजम भागकर आपके मुल्क में जाके आपने पनाह दी उनको, और उसके बावजूद आप आगे दिखा रहे हैं। देखिए ये तो करंट अफेयर का टॉपिक बन जाता है। नहीं, मैं जस्ट एक वो देखिए, हाँ मसला तो यही है ना, मसला तो सारा शुरू यहाँ से हुआ। मुझे एक बात बताएं, जितनी देर हसीना वाजिद वहां रही, क्या वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट नहीं थी? बांग्लादेश के लोग नहीं थे उसके साथ चलने वाले? वही लोग थे। इनकलाब आया तो कितने सालों बाद आया ना, कितने सालों बाद आया। तो वही लोग थे जो भारत के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। भारत के प्लेयर तो खैर कहीं और खेलते नहीं है, बांग्लादेश के प्लेयर वहां खेलने जाते थे, कई सालों से खेलने जा रहे थे। सिर्फ एक प्लेयर के मामले पर मैं कहता हूँ हमेशा से आपको आगे तो टेबल पर बैठना पड़ता है, डिस्कशन तो टेबल पे ही होती है, लेकिन अगर आप डिसीजंस कर चुके होते हैं तो फिर वापसी मुश्किल हो जाती है। अब आईसीसी और क्या करता? आईसीसी ने तो यही किया ना, जाके कहा, समझाया, अपना मौकफ रखा। तो बांग्लादेश को चाहिए था कि वो भी अपना एक सिक्योरिटी वफद भेज देते, और जाकर वो वफद वापस आता तो कहता नहीं भाई सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है। आपने घर बैठ के डिसीजन ले लिया कि नहीं यार हमने नहीं जाना, हमने खेलना ही नहीं है। मतलब आपने स्टेप बाय स्टेप उन स्टेप्स को फॉलो ही नहीं किया। आपने डिसीजन ले लिया है तो मुझे लगता है कि या तो बाहर होंगे
या इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, बांग्लादेश की टीम वहाँ खेलने जाएगी और फुल सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी भी भारतीय हुकूमत को भी देनी पड़ेगी और आईसीसी को भी उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हाँ बांग्लादेश के प्लेयर जा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वहाँ पर हुई ना, हाँ। जब उन्होंने कहा, आईसीसी के वफद ने कहा कि आप जब भारत खेलने जाएंगे ना तो आप हरी जर्सी पहनेंगे ना बांग्लादेश का झंडा लहराया जाएगा। क्या बात। तो ये दो मामले भी वहां पर उठे और यही अच्छा मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश की टीम है कितनी स्ट्रॉन्ग T20 वर्ल्ड कप के लिए, कहां पर स्टैंड कर रही है? देखिए कितनी फेवरेट है? ये T20 क्रिकेट है, हाँ। और ऊपर से एशिया में हो रही है, ठीक। एशियन क्रिकेटर्स को एडवांटेज तो होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली दूरस्थ, अभी हमसे कितना करीब है ये भी बता दीजिए। हमसे भी इतना करीब नहीं है, हमारे मामला भी थोड़े ठीक नहीं है। यानी कि आप ये देख लें कि बाबर आजम जो स्मिथ हैं उन्होंने सिंगल नहीं ली, बाबर को सामने नहीं आने दिया सिडनी में, बिल्कुल। और अगले ओवर में स्मिथ ने 4 छक्के और 1 चौका मार दिया, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बाबर टेलेंडर है। वो भी एक इंसल्ट है। अच्छा बाबर की भी साथ ऐसा हुआ, रिजवान के साथ भी ऐसा हुआ, उन्हें बाहर बुला लिया गया। तो अभी हमारा भी प्रोसीजर चल रहा है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि 21 जनवरी मतलब डिसीजन डे होगा, परसों लास्ट डे। ओके, थैंक यू सो मच इमरान प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा मामला है कि क्रिकेट को सियासत से, हमारा भी मामला हुआ था भारत के साथ, शेकन नहीं किया या सियासी बात की गई उनके कप्तान की जानिब से, फिर हमारे प्लेयर्स ने भी कुछ ना कुछ शरारत की, रिस्पॉन्ड किया उसको। तो हम हमेशा से यही बात करते रहे कि कम से कम खेल को सियासत से दूर होना चाहिए और खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। मैं एक ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची से अफसोसनाक खबर जो कि हफ्ते के रोज़ हमने देखा कि तकरीबन 10 बजे के करीब गुल प्लाज़ा है वहाँ पर, जहाँ पर तकरीबन कोई बताया ये जाता है कि 200 से 250 दुकानों की जगह थी, लेकिन वहाँ पर 1000 से 1200 दुकानें बनाई गई और फिर वहाँ पर जब आतिशज़दगी हुई, लोगों का ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ी, वहाँ पर सारी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ लोगों की लुट कर रह गई, जलकर खाकिस्तर हो गई, कितनी जानें चली गई और हमारे फिर सारे इदारे जाग गए। फिर सबको एहसास हुआ कि इस प्लाजे में तो इतनी दुकानें होनी चाहिए थी, इस प्लाजे में तो फायर हाइड्रेंट्स मौजूद ही नहीं थे, यहाँ पर तो सेफ्टी हालात नहीं थे, यहाँ पे तो ऐसा नहीं था। पहले सो रहे थे आप सब लोग। और ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, पंजाब में भी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो सारे इदारे जाग जाते हैं, फिर बताते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाई आपकी जिम्मेदारी है, अगर ऐसा हो रहा था तो पहले आप सोए हुए थे। और कराची में जिन यकीनी तौर पर जिन दुकानदारों का, जिन कारोबारी भाइयों का नुकसान हुआ है, ये कोई छोटा नुकसान नहीं है, ये सारी ज़िंदगी की कमाई है। और फिर जो बेचारे वहाँ पर अंदर लोग जिंदा मौजूद थे, उनको बचाने के लिए कितना टाइम लगा। वो फ़ोन कर रहे थे, वो कॉल्स कर रहे थे, वो बता रहे थे, लेकिन हमारे पास सिस्टम ही नहीं था। हमारे पास जो आग बुझाने के लिए गाड़ियाँ गई, उनके पास पानी नहीं था। कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पानी, आधे कराची को पानी मिलता है, आधे को नहीं मिलता, आधा बेचारा जो है वो रोता पीटता रह जाता है, ज़रूरत के लिए पानी नहीं मिलता, तो फिर आग बुझाने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? यानी आपके बगल में समंदर है, इतना पानी, और जब ज़रूरत है तो आपके पास पानी नहीं है। ये क्या सिचुएशन है, ये क्या हो रहा है हमारे बड़े शहरों में? आयशा नुमान हमारे साथ मौजूद है कराची से। आयशा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मुआशी लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग सिटी, और ये कुछ हो रहा है वहां पर। सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से पूरे कराची से, अहले कराची से मैं ताज़ियत करना चाहूंगी। इस वक्त कराची में सोग का समय, मैं कराची की एक बासी हूँ, मुझसे ज्यादा इस वक्त कराची का दर्द कोई और नहीं समझ सकता, कोई और महसूस नहीं कर सकता। ये वो कराची है जो पाकिस्तान का मुआशी हब है। 68% से ज्यादा जो है रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है ये कराची। 90% सिंध पर जो है वो कराची, पाकिस्तान चलता है। अब आप मुझे ये बताइए, जितना आप पूरा टैक्स जो है आपका लाहौर देता है, सिर्फ वहां, यहाँ पर हमारा लालू खेत ही उतना टैक्स जो है वो जमा करके देता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इस अजीज शहर को कितनी बेदर्दी से, कितनी बेहिसी से और कितनी नाअहली से बरता गया है, ये पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। ये कराची में कोई पहला सानिया नहीं है, 2012 में बल्दिया टाउन फैक्ट्री का भी सानिया सबके सामने है। लेकिन इन हादसा के बाद जो बड़े बड़े सवालात जन्म लेते हैं, उनको कोई एड्रेस नहीं करता। ना तो कोई ये कोशिश करता है कि ऐसे वाकयात रोनुमा क्यों होते हैं, उनके बारे में तदारुक किया जाए। यहाँ पर
गुल प्लाजा आतिशज़दगी का मामला जो है वो दिन ब दिन जिस जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त मलबे तले दबे हुए हैं। मैं आपको बताती चलूं, बहुत ज्यादा होलनाक किस्म के, बहुत तकलीफदेह किस्म के मनाजिर देखे हैं हम। लोगों की चिल्लाती हुई आवाजें सुनाई दी हैं, बचाओ बचाओ। कोई लोग जो है अपने खानदानों को फोन करते रह गए कि अगर हमसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो हमें माफ कर देना। किसी की बेटी अपना जहेज का सामान खरीदने गई और उस आग की नजर हो गई। कोई माँ अपने होने वाले बच्चे की शॉपिंग करने गई और उस आग में जलकर राख हो गई। किसी की अगले महीने शादी की। बताइए कोई एक दुख है या कोई एक अलमिया है जिसके लिए रोया जाए? और 24 घंटे बाद जब सिंध सरकार को ये पता चलता है कि भाई इतना बड़ा सानिया हो गया है, तो वहां पर आकर मतलब जिंदा इंसान की कोई कीमत नहीं है, उसका कोई एहसास नहीं है, उसकी जान की परवाह नहीं है, और एक मुर्दा की आपने 1 करोड़ कीमत लगा दी। मतलब समझ से बाहर है। हर रोज एक नया सानिया, हर रोज एक नया अलमिया। क्या कराची के लोग क्या लाशें ही उठाते रह जाएंगे? कभी लिसानियत के नाम पे, कभी कौमियत के नाम पे, कभी टारगेट किलिंग के नाम पे, कभी जनाब ये इन तमाम साने हाथ के नाम पर। आयशा, मतलब कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। आयशा आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि एक बहुत बड़ी टैक्स कलेक्शन है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है, मौशी सूरत हाल वहाँ पर सबसे ज़्यादा, यानी इकनॉमिक हब आपने कहा, बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही। खुदा ना खास्ता कहीं पर आग लग जाए, हमारे पास पानी ही मौजूद नहीं है कि हम बर वक्त वहाँ पर पूरे शहर की, पूरे सूबे की मशीनरी लगा के कम से कम लोगों को बचा लें। हमें पता ही नहीं होता, हम नुकसान का इंतजार कर रहे होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए, उसके बाद सारे जाग जाते हैं। देखें सिद्रा, मैं आपको बताती चलूं, गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले भी जो है वो हमारे यहाँ पर एक बहुत पुराना मॉल है, मिलेनियम मॉल, जो कि 10 गुना छोटा है गुल प्लाजा से। वहां पर भी आग लगी थी। तकरीबन 1-1.5 घंटे तक जो है वहां पर आग लगी रही, लेकिन इस कदर शदीद नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर जो है ना बहुत से अहम सवालात जन्म दे रहे हैं। मैं आपके तवज्जो से मैं यहाँ पे उठाना चाहूंगी कि देखिए गुल प्लाजा जो है वो 3 मनाजिल पर मुश्तमिल था और वहां पर तकरीबन 1200 से ज्यादा दुकान, ठीक है। लेकिन ये गुल प्लाजा जलने में सिर्फ जो है वो 20 से 25 मिनट लगे और ये गुल प्लाजा जो है वो जलकर खाक पर हो गया। देखिए वहां पर कपड़े की ज्यादातर बेशतर दुकानें थी, क्रॉकरी की थी या प्लास्टिक की कुछ दुकानें होंगी। यहाँ पर सबसे अहम सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि 25 मिनट के अंदर आखिर ऐसा कौन सा मवाद था गुल प्लाजा में जिसने देखते ही देखते जो है पूरे गुल प्लाजा को जो है वो खाक कर दिया। और जनाब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप ये देखें, जो सबसे अहम सवाल है, आग लगती है बहुत से प्लाजों में लगती है, बहुत से मॉल्स में लगती है, बहुत सी इमारतों में लगती है, लेकिन इस तरह से देखते ही देखते पूरी इमारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का जमीन बोझ हो जाना भी ये अपनी नौयत का एक अहम तरीन सवाल है। आयशा, यहाँ पर सबसे आयशा फिर आप खदशा क्या जाहिर करना चाह रही हैं? मतलब जिस तरह से आपने ये पॉइंट रेज किए हैं, सवालात उठाए हैं, क्या खदशा आपके जहन में आ रहा है या फिर वहां के लोग क्या बात कर रहे हैं? किन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि आखिर हुआ क्या? देखिए सिद्रा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा बहुत से जो नए मुहर्रिकात हैं और जो अहम सवालात हैं वो सामने आएंगे यकीनी तौर पे। अभी तो देखिए वहां के जो ताजिर हैं कुछ अंदर फंसे हुए हैं और जो बाहर हैं वो कुछ अपने लाहिकीन की तलाश कर रहे हैं। लोग अभी दुख के आलम में, रंज में मुब्तला हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा डेफिनेटली बहुत से क्लूज सामने आएंगे जिससे इस केस को समझने में जो है बहुत सी अहम मालूमात भी हमें जो है वो मिल सकेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए फायर ब्रिगेड का जो एक ऑफिसर है उसने जो बात कही है वो बहुत ज्यादा काबिल गौर है। उसने बोला है कि 37 साल में उसने अपने 37 साल कैरियर में इस तरह की आग कराची की किसी इमारत में लगी। बहुत शुक्रिया आयशा नुमान, आप हमारे साथ मौजूद रही। यकीनी तौर पर आप कराची की रिहायशी, आपने भी बताया कि इतनी खौफनाक आग और इस तरह से देखते ही देखते इतना बड़ा प्लाजा, 1200 दुकानें जलकर खाकिस्तान हो गई और लोग बेचारे अभी तक ये नहीं पता कि कितने लोग अंदर मौजूद हैं और क्या कोई ज़िंदगी की अलामत भी मौजूद है या फिर नहीं मौजूद। महबूब मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुमताज़, मुझे ये बताइए सर कि इतना बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर
और हमारे पास अभी तक जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, अपने मतलब अपनी बिल्डिंग्स को रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं है। कितना बड़ा सवालिया निशान है सर ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है जो आज हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारे पास नहीं है और ये चीजें। आप ये देखें जरा ठंडे दिमाग से, लोग हमारे अवाम भी सोचे और हुक्मरान भी सोचे जी। ये एक वाकया हुआ है जो इस हालत में कराची में, अगर खुदा न खास्ता दुश्मन जो है हमारे एक छोटा सा हमला कर ले, जिसको बोलते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज, 2-3 जगह हो जाए, तो हम इस शहर को संभालेंगे कैसे? जरा ये तो सोचें। देखें, ये दुकानें 1200 दुकानें, अभी तो मैं तो ये सवाल करूंगा इसके ऊपर कि देखें, ये पहले तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये आग लगी कैसे। क्या शॉर्ट सर्किट था, कोई टेररिज्म था, क्या था? देखिए ना, इस वक्त तो सब ब्लाइंड है ना जी। देखिए, हमको रियलिटी में जाना है। अभी लोग, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि नीचे जो है बेसमेंट में कितने लोग हैं, कितने नहीं है। ये टेररिज्म तो नहीं है या किसी का सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है, क्योंकि देखें ये हमेशा हर चीज के अंदर ये देखना चाहिए कि इसके फायदे किसको हैं। ठीक। क्या ये बिल्डिंग किराए पे थी, ये बिल्डिंग ओनरशिप पे थी, ये बिल्डिंग मतलब लोग खाली कराना चाह रहे थे? देखिए, मैं तो बड़ा नेगेटिव सवालात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें बाज़ जगहों पे ऐसे होता है जब झुग्गियों में आग लगती है तो वो झुग्गियों को आग लगाई जाती है ताकि वो झुग्गी जो बैठे हुए हैं वो निकल के चले जाए, ताकि जमीन वापस कब्जा हो जाए। तो ये अरबों रुपए की जमीन, करोड़ों की नहीं, अरबों की जमीन, ठीक है ना। ये सिर्फ 3 माले पे थी क्योंकि ये बहुत साल पहले बनी थी। इसमें किसका इंटरेस्ट है? ये 1200 दुकानदार क्या टेनेंट थे या ओनर्स थे या क्या थे? मेरे पास तो अभी ये भी नहीं पता कि क्या थे, कि भाई अगर ये मालिक थे, किराएदार थे, किसका क्या इंटरेस्ट था, क्या नहीं था। देखें, हालांकि लोग कहेंगे कि मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ, नहीं, ये हकीकत है। देखें ना, दूसरे बिल्डिंग जितने। महमूद साहब, एक सवाल ले लीजिए सर, बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने आते ही बिल्कुल, जो क्योंकि मैं लाहौर में बैठी हुई हूँ, हमारे लाहौर में भी बड़े मेन इलाकों में, गुलबर्ग में बहुत सारे प्लाजाज में आतिशज़दगी हुई, लोगों की मतलब ज़िंदगियाँ कहीं ना कहीं बची भी, कहीं लोग जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी भी हारे। लेकिन सर वहाँ पे भी एंड पे ये सारे सवालात ने जन्म लिया। दुकानदारों ने इल्ज़ामात लगाए कि इस प्लाजा को खाली करवाया जाना था या फिर ये खुद लगा दी गई। यानी ये वो तमाम खदशात का इजहार आप भी कर रहे हैं जो इस तरह की कहानी में, इस तरह के सानहे में या फिर कोई भी मतलब मतवक्के चीज़ें हो सकती हैं। यानी अगर किसी ने भी किया या करवाया या किसी का भी इंटरेस्ट था, तो क्या सर हम अखलाकी तौर पर इतने गिर चुके हैं कि हमने अपने बहन भाइयों का, मुसलमान होते हुए हमने किसी का ख्याल भी नहीं करना चीज़ों के पीछे? देखिए, ये लोग हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग हैं जो इतने गिर जाते हैं कि आपने देखा होगा कुछ पैसों के लिए अपने बाप को कत्ल कर देते हैं, अपनी माँ को मार देते हैं। ऐसे कितने वारदात है, भाई भाई को मार रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी करें, देखें कि इसके ऊपर सर इंक्वायरी से क्या होगा? आज तक इंक्वायरी से कुछ हुआ? वैसे मैंने तो आज तक जितनी देखी चीजें इंक्वायरी, अगर मैं आपको बताऊं फेयर इंक्वायरी होगी तो पता तो पड़ेगा कि देखें किसका क्या इंटरेस्ट है। और आज भी मैं आपको बताऊं, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि नीचे कितने लोग जो है इस वक्त बेसमेंट में फंसे हुए हैं, आया कि वो जिंदा है, वो सब है कि वो जिंदा हो, मगर क्या हालत है उनकी ये कोई भी कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद इन दुकानदारों को कैसे गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी? मुझे याद है कि सदर के अंदर बोरी बाजार में कई साल पहले, मेरे ख्याल से 2020 में हुआ था, कोई कुछ दुकानें थी, उसमें तो मेरे ख्याल से 30, 40 या 50 या 100 दुकानें थी। उसमें तो लोगों ने मिलकर उस दुकानों को बनाया, लोगों ने वहां पे जमा करके चंदा किया और आज वो जो है दुकानें फिर आबाद हो गई हैं। ये तो जमीन बोस हो गई है। देखें, 1200 दुकानें, अगर आप 1 करोड़ रुपए की भी एक दुकान ले ले तो 12 अरब की तो दुकानें हो गई। ये प्लॉट की कीमत जो है 25-30 अरब रुपए है, ठीक है ना। आप ये देखें लोगों का माल कितना गया है, ये अरबों का गेम हो गया है। महमूद साहब, लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का सर नुकसान हो गया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज तक हमें बुनियादी जरूरियात क्यों नहीं मिल रही सर? अगर आग लग जाती है, हमारे पास पानी की क्यों कमी है? हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास अमला नहीं है, हमारे पास गाड़ियां नहीं है। नहीं, देखे मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि एज अ कौम हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जहां कोई भी हुकूमत
जहाँ इम्प्लीमेंटेशन पे आती है तो लोग खड़े हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने नहीं देते। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कराची का पैदा भी कराची में हुआ हूँ, मेरे बुजुर्ग भी कराची में पैदा हुए। देखिए ये कराची इतना साफ सुथरा शहर था, इसी रोड के ऊपर ट्राम चलते थे। यहाँ पे ये ट्राम अड्डा होता था, यहाँ पे ये प्लाजा बन गया ना, जी। ये ट्राम अड्डा होता था। यहाँ पे ट्राम बंद होते थे। उसके बाद ये साफ, ये रोडें धुलती थी। हमने कराची को क्या से क्या कर दिया? किसने कर दिया सर? किसने कर दिया? लोगों ने कर दिया क्या वहां के? या जिसने सबसे ज्यादा हुकूमत की उसने कर दिया? नहीं, देखिए सब कुछ हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते। अवाम भी ऐसे ही है ना भाई, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। सर आप पूरे शहर में सेफ सिटी के कैमरास लगा के अगर अवाम को कंट्रोल कर सकते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए बिल, तो सर चालान, सॉरी बिल नहीं चालान, तो फिर ये तो सर इदारों का काम है ना, गवर्नमेंट का काम है लोगों के भी रवैये सेट करना। इदारे के अंदर देखिए, माजरत के साथ, इदारे के अंदर जो लोग हैं ना वो भी इसी मुल्क के हैं, बाहर से इंपोर्टेड नहीं है। आवा टेढ़ा हुआ है, इसमें लोगों को बुरा लगेगा। देखिए अगर दुकान, मेरे भी कारोबार है, मेरे भी दुकान है, अगर हम कहते हैं कि जी इधर ये इम्प्लीमेंट करूंगा, नहीं चलो चला देंगे, वो क्योंकि अगर 5,000 रुपए का फायर एक्सटिंग्विशर लगाना होता है, वो 500 रुपए उसके इंस्पेक्टर के हाथ में देके जान छुड़ाना बेहतर समझते हैं। ये भी बदकिस्मती है ना। देखिए अगर ये बाकायदा चीजें इम्प्लीमेंट हो कि देखिए अगर फायर एक्सटिंग्विशर एक दुकान वाले के पास एक भी होता तो उसी वक्त ये फायर जो बुझा देते खुद मिलके। सर मुझे ये बताइए, ये जो सर आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि उस प्लाजे में 200, 250, 300 दुकानें होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर 1200 दुकानें मौजूद थी। सर किसने बनाई है 1200 दुकानें? इदारों की जिम्मेदारी है, इदारे सोए में हैं। सर केडीए कहाँ है? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये इदारे या मालिक, मुझे ये नहीं पता इसके मालिक कौन है, ये इदारों ने बनाया या मालिक ने 300 दुकानों को 1200 बनाया। तो देखें अगर मालिक ने 300 दुकानों को 1200 बनाया तो उससे पूछा जाए। ठीक। और अगर देखे ना, ये अभी तो मुझे तो नहीं पता, तो मैं आपके सवालों का जवाब, मुझे अगर ये सवालों के जवाब मिल जाए तो उसके बाद मैं आपके साथ कोई गुफ्तगू भी कर सकूं। इस वक्त तो मुझे सिर्फ अफसोस हो रहा है उन खानदानों पे जो कि जिनके हादसे हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, मुझे उनके साथ हमदर्दी है, और उन लोगों के साथ भी हमदर्दी है जो तबाह हो गए रातों रात। देखिए हमारे यहाँ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है जी। अगर हर दुकान इंश्योर्ड हो, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, तो उसको कोई कंपनसेशन मिले। ठीक। वो इंश्योर्ड इसलिए नहीं होते क्योंकि उसकी वजह ये कि माजरत के साथ वो इंश्योरेंस करने से वो फिगर्स आ जाते हैं टैक्स के। देखिए ना, अगर मैं 1 करोड़ की मालियत का चीजों को इंश्योर्ड करूंगा तो इंश्योरेंस होना चाहिए। देखिए पूरी दुनिया में होता है कि देखिए जी मेरी दुकान में 1 करोड़ का माल पड़ा है, मैं उसको इंश्योर्ड कराऊं, उसकी कीमत इतनी। लेकिन सर हम बताना भी तो नहीं चाहते ना हम क्या कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, और फिर गवर्नमेंट का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमने टैक्स रेट बढ़ाना है। बदकिस्मती है, यही तो हमारी सबकी बदकिस्मती है। ठीक है, बहुत सर बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बताया कि बदकिस्मती है कराची की कि इतने बड़े शहर में इस तरह के वाकयात हों और बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी सहूलियात हमें ना मिले। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पिछले 1 हफ्ते में जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है ना लाहौर में, पूरे पंजाब में, तो अगर बात करें नमूनिया के पेशेंट बहुत बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, और जब भी कोई भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो अस्पताल ओवर बर्डन हो जाते हैं। वहाँ पर फिर मरीज़ों के साथ क्या हालात होते हैं, क्या सलूक होता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। अब ये नमूनिया जो है इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट एकदम से बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो हमारी सरकारी अस्पतालों से हमें डाटा मौसूल हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने इस हवाले से क्या तैयारी कर रखी थी, क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो उम्मीद की जा रही थी कि सर्दी भी शदीद पड़ने वाली है, और जब शदीद सर्दी पड़ेगी घरों में गैस नहीं आएगी, बेचारे लोग पानी गर्म नहीं कर पाएंगे, बच्चों को ठंडा दूध पीना पड़ेगा, तो ठंडे नाश्ते ठंडे पानी पीने पड़ेंगे, तो फिर बच्चे बड़े बूढ़े तमाम बीमार होंगे। क्या तैयारी की गई थी, अस्पतालों में सहूलियात क्या मिली हैं, तमाम मामलों पे बात करेंगे। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं।
नमूनिया के मरीज बहुत बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोई ख़ास तैयारी कर रखी थी कि इस तरह का मामला भी हो सकता है? शुक्रिया मैडम। देखें जी, नमूनिया या फ्लू ये कोई नई बीमारी नहीं है, ठीक है, ये पुरानी है और साल साल से है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो मैंने करना था वो आपने कर दिया, तैयारियां कि प्री विंटर जो प्रिपरेशन थी, गवर्नमेंट को पता था कि हर साल नमूनिया आता है सर्दियों में, जब शदीद सर्दी होती है, तो विंटर प्रिपरेशन की नहीं की। उसके बाद इन्होंने कोई विंटर अलर्ट नमूनिया के हवाले से जारी किया? कोई कैंपेन नहीं किया सर, कोई इश्तिहार नहीं। मैं समझता हूँ कि मैडम ये फेलियर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का, ठीक, और टोटली फेलियर है। 824 बच्चे नहीं रहे। अब पंजाब के अंदर बड़े जो शहर हैं, 4 शहरों में पिछले 24 घंटों में 3000 बच्चा नमूनिया का शिकार होकर आ गया, ठीक। और देखें, ये मसला नमूनिया का नहीं है, मसला है तशखीस का, कि तशखीस क्या बर वक्त हुई, क्या हमारे जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे बर वक्त, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी में बात करता हूँ, ये मैं बाद में बात करूँगा इन्हें कि इन्होंने क्या जुल्म किया और कैसे ये फेल हुए। पहले मैं आपको एक यूनिसेफ की एक रिपोर्ट का हवाला देता हूँ कि दुनिया में 7 लाख बच्चे पूरी दुनिया में हर साल नमूनिया का शिकार होकर मर जाते हैं, यानी कि अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। उसमें से पाकिस्तान का नंबर जो है वो तीसरा है। और ये है सर, हमारी बदकिस्मती, जी ये बदकिस्मती है। और नंबर 90,000 बच्चे जो हैं, ये मैं आपको डाटा दे रहा हूँ कि हर साल नमूनिया से पाकिस्तान में मर जाते हैं। 90,000 बच्चे हर साल नमूनिया से पाकिस्तान में। और पाकिस्तान नमूनिया से जो दुनिया में मौत होती हैं, उसमें पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। नंबर 1 पे नाइजीरिया है, दूसरे नंबर पर भारत है। अब मैं एक और अफसोसनाक आपको बात, क्या इनको अक्ल के अंधों को कुछ नजर नहीं आता? ये कमरों से क्यों नहीं निकलते? 2 महकमा सेहत हैं आपके, स्पेशलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड हेल्थ और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, जिसका नया नाम महकमा सेहत एंड आबादी रख दिया। अब देखें, एक 2023 की एक रिपोर्ट है, वो भी बहुत खौफनाक है। 2023 में दुनिया में सबसे ज्यादा नमूनिया से बच्चे मरे और बड़े मरे। 2.5 बिलियन मौत हुई नमूनिया से 2023 में, जिनमें आप हैरान हो जाएंगी। हमने क्या सीखा सर? कि 6,10,000 बच्चे थे 5 साल से जिनकी उम्रें कम थी। हमने क्या सीखा? कुछ भी ना। इस वक्त पाकिस्तान एक हाई बर्डन कंट्री है नमूनिया के हवाले से। हमें चाहिए ये था कि मेन बोझ जो हमारा मरीजों का उठाते हैं, आपको पता है कि 75% आबादी जो है वो देहातों से है जी। और देहात में जो सबसे पहले आता है बुनियादी मरकज़ सेहत, और फिर रूरल हेल्थ सेंटर आते हैं। क्या हमने जब सर्दियाँ शुरू हो रही थी तो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ जो इतने दावे करती है कि हमने इतने व्हील चेयर बना दिए, हमने इतने रख दिए, क्या इन्होंने उनको ऑक्सीजन फराहम की? जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं सर, वहाँ पर जिनकी तादाद जो है वो 300 के करीब है। सर, वहाँ पर डिस्पेंसर नहीं मिलता हमें। वो तो मेरा ख्याल है कि वो जो सेंटर्स हैं देहाती, और वो तो ढूंढने से नहीं मिल रहे। ऑक्सीजन तो बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल की चीज है कि वहाँ पे दस्तयाब हो। मैडम आप सही कह रही हैं। तो फिर जो बच्चे नमूनिया से मर रहे हैं, ये तो मैं कहता हूँ कि नमूनिया जो है ये खामोश कातल है, ये बच्चों का कातल है। ये हर साल 90,000 पाकिस्तानियों के बच्चे निगल जाता है। और मेन जब किसी बच्चे को, मसलन इसकी अलामात भी हैं, अब मैं फ्लू और नमूनिया की अलामात तकरीबन एक जैसी हैं, बिल्कुल ऐसा। जब फ्लू होता है तो छींकें आती हैं, गला खराब होता है और सांस तंग हो जाती है, और सांस तंग उस वक्त होती है जब नमूनिया होता है, क्योंकि ये फेफड़ों का इन्फेक्शन है। जब ये इन्फेक्शन होता है, मसलन अगर बार वक्त बच्चे की तशखीस ना हो, जिनको फ्लू होता है, तो वो भी मैडम नमूनिया का शिकार हो सकते हैं अगर बार वक्त उनकी तशखीस करके उसका इलाज मुआवजा ना। मुझे जावेद साहब ये बताइए कि पोलियो अभी तक पाकिस्तान से खत्म नहीं हुआ, ठीक है? अफगानिस्तान के बाद मेरा ख्याल अफगानिस्तान भी करीब ही है, हम ही रह गए हैं कि हमसे हम ही रह गए हैं कि हमसे पोलियो खत्म नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में पोलियो 0 हो चुका है, हमसे खत्म नहीं हो रहा। सर, नमूनिया आप बता रहे हैं कि दुनिया में हम तीसरे नंबर पे हैं, सबसे ज्यादा बात तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया में हमारे यहाँ होती है। मोटापा
टॉप 10 में हम आते हैं, डायबिटीज टॉप 10 में हम आते हैं, जो सबसे ज्यादा पेशेंट हैं पाकिस्तान में। हार्ट डिजीजेस टॉप 10 में हम लोग आते हैं। सर महकमा सेहत कर क्या रहा है? हमने 2 हिस्से तो कर दिए, इदारे बना लिए हमने, फिर भी बुनियादी ये तो वो बीमारियां हैं जहां पर पूरी दुनिया अब इनमें बहुत कम हो गई है, मतलब इन पे बहुत रिसर्च हो चुकी है, ये कंट्रोल करने वाली है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि नहीं है जिसकी समझ नहीं आ रही या जिसकी मेडिसिन नहीं है। मैडम देखिए, मेडिसिन मौजूद है, लेकिन बात है नीयत की और अवेयरनेस की। अवेयरनेस जैसा मैंने शुरू में कह दिया था कि कोई अलर्ट नहीं जारी किया कि सर्दी आने वाली है, अपने बच्चों को बचा लो, इनको गर्म कपड़े पहनाओ, इनको बाहर ना निकलने दो। अब स्मोग और फोग दोनों एक हो चुके हैं, बिल्कुल, और दोनों बच्चों के जो लंग्स हैं वो खा रहे हैं और उनका नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। आप कह रही हैं कि एक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़ेरे एहतमाम जो है उसके नीचे, उसकी छतरी के नीचे EPI डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसने पूरे पंजाब में लोगों के, बच्चों को और बड़ों को जो वायरल डिजीजेस हैं इनसे भी बचाना है, जो बैक्टीरिया से बीमारियों उनसे भी बचाना है, और उन्हें अवेयरनेस भी देनी होती है। अरबों रुपए का फंड है इस EPI के पास। वो कहाँ जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन व्हील पे जाता है, वो डॉक्टर निकालने पे जाता है। वो जाता कहाँ है? इस कौम को बताएं तो सही। वजीर सेहत जो है वो मैदान में आए और सेक्रेटरी सेहत प्राइमरी हेल्थ बताएं लोगों को कि EPI क्या कर रहा है, जख मार रहा है। वो क्या कर रहा है कि हर साल 90,000 बच्चा आपका बेमौत मर जाता है, और नमूनिया जिसको हम बचा सकते हैं, थोड़ी सी उसको अवेयरनेस देकर उसके वालिदैन को उनको तशखीस देकर के अगर बर वक्त नमूनिया की तशखीस हो जाए तो 90% माहिरीन सेहत कहते हैं कि बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जब भी ताखीर होती है, लेट होती है, नमूनिया ऐसी बीमारी है फिर आपकी जान लेता है। इब्तदाई तौर पर नमूनिया ऐसी बिल्कुल बीमारी नहीं है कि वो आपकी जान ही ले जाए, काबिले इलाज मर जाए, बिल्कुल काबिले इलाज है। इन्फेक्शन है एक, और इन्फेक्शन को हम अपने बच्चे को बर वक्त जो डॉक्टर के पास ले जाकर, अगर आपके BHU और RHU अगर आपके सेव हैं, वहाँ पे सहूलतें मौजूद हैं, वहाँ पे सहूलतें तो है कोई नहीं है। वहाँ पे इनको चाहिए था कि जब इनको पता है कि 90,000 बच्चे को हमने बचाना है इस साल, पिछले 10 साल में तो इसकी रेशो बढ़ती गई है, कम नहीं हुई। तो जावेद साहब कोई वैक्सीन भी है, वैक्सीन भी लगाते हैं या फिर कोई ऐसा प्लान है? जी 2 खुशकिस्मती है कि ये जो अपना नमूनिया है इसकी वैक्सीनेशन तो आपकी वो 7 बीमारियों में शामिल है जो हिफाजती टीके हैं। पहली वैक्सीन इसको पहली डोज जब बच्चा पैदा होता है तो पहले हफ्ते में लग जाती है, दूसरी जो है वो चौथे हफ्ते में लग जाती है, तीसरी जो है वो 7वें हफ्ते में लग जाती है। फिर सवाल पैदा होता है तो क्या वो वैक्सीन हम पे असर नहीं कर रही, फिर क्यों हमारे बच्चे मर रहे हैं? कवरेज एरिया पूरा नहीं है, बदनीयती है, कवरेज पूरी नहीं है, सारे बच्चों तक वो वैक्सीन पहुंच ही नहीं सकती। उसका टेम्परेचर दुरुस्त नहीं है, जिस टेम्परेचर पे उसको रखना चाहिए वो हमारे पास मौजूद नहीं है। हम तो चख मार रहे हैं, हम तो एक दूसरे की सियासी पार्टी को नीचा दिखा रहे हैं, हम एक दूसरे सियासतदान को नीचा दिखा रहे हैं, हम नंबर बना रहे हैं, इसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं करते। कौन बना रहा है सर नंबर? आप बनने ही नहीं दे रहे, आप तो रोज एक नई रिपोर्ट खोल के सामने रख देते हैं, वो तो नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। देखिए बेबी साहबा, हमने तो सच बताना है, हमने तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी, इस्लाह करनी है। अब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो हैं वो टंगे ना EPI वालों को, वो मिनिस्टर हैं इस महकमे के, और वजीर आला पंजाब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनकी मिसेज वजीर अपनी सेक्रेटरी सेहत है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की। 7 माह से तो वो दफ्तर में मौजूद नहीं थी, वो जनाबे वाला कोर्स पे गई हुई थी। जब कोर्स होता है एक ग्रेड से दूसरे में जाने का तो वो अफसर को या तो फारिग कर दिया जाता है या फिर वो जो है सर उसको, वो आम अफसरों को, अब किसी का रिश्तेदार हो, किसी की बेगम हो, तो आप क्या करवाना चाहते हैं? हाय अल्लाह, आप मैडम फिर उसी बात पे आ जाती हैं। वो हम जैसे, फिर मैं आपको कहूंगा तो फिर आपको बुरा मनाएंगी। अब देखिए ना, एक मोहम्मदीन है, उसकी मिसेज सेक्रेटरी सेहत हो या सेक्रेटरी इरिगेशन हो, तो क्या वो कोर्स पे उसने जाना है तो वो 6-7 माह गायब रहेंगी ड्यूटी से, उसको फारिग ना कर दिया जाएगा अगले लम्हे? अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की मिसेज थी तो 6 माह, यही वो टाइम था सर जब अवेयरनेस के लिए कैंपेन बननी थी। यही वो टाइम था जब विंटर प्रिपरेशन जो है वो तैयार करनी थी, वही नमूनिया अलर्ट जारी करने थे। तो मोहतरमा तो 6-7 माह जो है वो कोर्स पे रही, ठीक है, और रात को 8 बजे दफ्तर आई, 12 बजे तक दफ्तर लगाया, फिर घर चले गए। जावेद साहब बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में मौजूद रहे और हमेशा की तरह जावेद साहब पूरी तैयारी के साथ आते हैं, कौन कौन कहाँ क्या कर रहा है वो उन्होंने बता दिया है कि क्यों हमारे बच्चे नमूनिया से मर रहे हैं। मुझे आपने इजाजत देनी है, कल के प्रोग्राम में
में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।